Next is wave mechanical model of atom or quantum mechanical model of atom. After the failure of Neil Bohr model, scientists move toward a new model which is called wave mechanical model or quantum mechanical model. वेव मैकेनिकल मॉडल में बच्चों लास्ट जो आपका नील बोहर का मॉडल था उसमें ये कहा गया था, नील बोहर ने अपने मॉडल में इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल कंसीडर किया था, जबकि बाद में हिंसबर्ग ने, डी ब्रॉगली ने एंड प्लैंक्स ने, इन सब का कहना ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कहते हैं, इट बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव, मीन्स it has a dual character as a particle as well as a wave. अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, डी ब्रॉग अकॉर्डिंग टू नील बोहर इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल में फिक्स पोजीशन है, वो एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जबकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनकी लोकेशन या उनकी मोमेंटम साइमल्टेनियसली कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। तो हुआ क्या, तो मैं मॉडल ही डिस्ट्रॉय हो गया नील बोहर का। तो नया जो है मॉडल फाइंड आउट करने के लिए श्रोडिंगर, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी और कहा अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो इसके सॉल्यूशन से हम एग्जैक्ट लोकेशन इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एटम में। तो जो इक्वेशन है उसे हम इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी वेव भी कहते हैं, माइटर कहते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। और जो इक्वेशन है ये है del 2 psi ओवर del x2। देखिए ध्यान से, हालांकि इस इक्वेशन में आपको दो ही चीज़ें जो ध्यान रखनी है, थोड़ा डिफ़िकल्ट इक्वेशन है, आपको इसका सॉल्यूशन फिलहाल अप टू +2 नहीं है, बट ये है क्या, देखिए del 2 psi ओवर del x2 प्लस d2 psi ओवर dy2 प्लस d2 psi ओवर dz2 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल्स टू 0। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इस इक्वेशन में हमारे पास बेटा ये जो d अपॉन डी एक्स, इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। आपने फिज़िक्स में जो है बेसिक टूल्स में पढ़ा होगा, डेरिवेटिव होता है ये, डी है डी एक्स मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू वाई, विथ रेस्पेक्ट टू जेड। यहाँ पे d2 अपॉन dx2 लिखा है, मतलब टू टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया गया है, ठीक है, 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो ये है इसके अंदर। अब यहाँ पर देखिए जो ये मॉडल है, ठीक है, इस मॉडल में क्योंकि यहाँ पर x y z तीनों एक्सिस इन्वॉल्व हो रही हैं, मतलब वेव मैकेनिकल मॉडल जो है ये एटम के 3 डायमेंशनल मॉडल को एक्सप्लेन करता है, जबकि अभी तक हम 2 डायमेंशनल मॉडल ही जो है नील बोहर तक 2 डायमेंशनल मॉडल हमने देखा था। डिफरेंस क्या है, देखिए 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन डायग्राम आप समझते हैं कि 2 डायमेंशन जो है जो हम सिर्फ अपने प्लेन ऑफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं उसे हम 2 डायमेंशनल कहते हैं, जिसमें हमें सिर्फ जो है उसकी विड्थ या हाइट दिखती है। और अगर हमें विड्थ, हाइट, ब्रेथ सब कुछ दिखे, जैसे एक बॉक्स है, तो उसे हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल कहते हैं। यहाँ पर अगर मैं सिंपल एग्जांपल लेकर बोलना चाहूँ तो जैसे मान लो एक कड़ा है, वो आपका नील बोहर तक का एटम था, और एक बॉल है, वो अब आपका जो न्यू वेव मैकेनिकल मॉडल है वो है। तो 3 डायमेंशनल ये चीज़ है। अब क्योंकि इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के बारे में कहा गया, मतलब ये 3 डायमेंशनल मॉडल को एक्सप्लेन करता है। इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं बेटा, पाई आप जानते ही हैं, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ई जो है इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, वी पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आते हैं मेन चीज़ जो आपको याद रखनी, वो ये जो त्रिशूल सा बना हुआ जिसे यहाँ साई कहते हैं, क्या कहते हैं, साई कहते हैं। अब ये आपको क्वेश्चन भी यही आता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। साई जो है ये है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन, मीन्स इफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, क्योंकि हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है, तो जो इसका एम्पलीट्यूड होगा, देखिए एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, ये वेव है, इसकी जो हाइट है क्रस्ट की या डेप्थ है ट्रफ की, इसे कहेंगे एम्पलीट्यूड। तो जब इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में होगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा उसे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे साई, ठीक है। अब
एम्पलीट्यूड, अगर आप नॉर्मल लाइट की बात करें, जो सिंपल लाइट होती है उसमें भी एम्पलीट्यूड होता है। अगर हम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक 100 वाट का बल्ब है, उसको रिप्लेस करके हमने 200 का लगा दिया, तो क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, लाइट बढ़ जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पर अगर आप जो साई है इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हमें देता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर रीजन। मींस इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस जो है वो हमको मिलते हैं साई के स्क्वायर से। तो साई क्या है, साई है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन, एंड साई स्क्वायर जो है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर रीजन, ये मिलता है। अब ये जो आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन किया जाए तो इससे हमें 3 क्वांटम नंबर्स मिलते हैं। वैसे टोटल 4 क्वांटम नंबर होते हैं, बट यहाँ पर 3 क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इसे इसलिए कहते भी हैं। एक्चुअली क्वांटम जो है, क्वांटम नंबर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। क्वांटम नंबर से हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा। अब देखिए डिफरेंस क्या है, हम क्यों लोकेशन की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। एक्चुअली जो आपका मॉडल है एटम का, उसमें एक चेंज आया। चेंज क्या आया बाद में बात करेंगे क्वांटम नंबर की, पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें निकालना क्या है। देखो बच्चों, हमारे पास जो है, अगर हम एटम की बात करें तो एटम जो है, ठीक है, इसमें हमारे पास ये देखिए, ये जो चीज़ है भाई, ये हमारा था किसका, नील बोहर का मॉडल। इसके अंदर सेंट्रली लोकेटेड एक न्यूक्लियस है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है बेटे, ये चीज़ है। और ये जो आपके शेल हैं या इन्हें ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है, ये था अप टू नील बोहर तक का मॉडल। लेकिन अब हमें इसको तो ख़त्म कर दिया, क्योंकि भाई हिंसबर्ग ने उसको कहा कि अनसर्टेनिटी ही नहीं है, कि हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते एग्जैक्ट लोकेशन पोजिशन। तो अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो नया कॉन्सेप्ट आया, वो कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटल का। ऑर्बिटल मीन्स होता है इट इज़ अ रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के पास एक पर्टिकुलर रीजन में, यहाँ इसके होने के चांसेस हैं। इवन 10% हम ये भी कह सकते हैं कि इस रीजन से बाहर भी हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है। क्या कहा गया कि ऑर्बिटल जो है, कहते हैं इट इज़ अ रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब यहाँ पर होने के इलेक्ट्रॉन के चांसेस मैक्सिमम है। तो अब देखिए डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस ये हो गया कि आपको अभी तक पता था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब आप ये कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन के होने के यहाँ चांसेस हैं, तो वो चांस, वो पोजीशन हमने फाइंड आउट करनी है। उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं क्वांटम नंबर का। देखिए ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल क्या है। इसमें और डिटेल में इसका डिफरेंस बाद में करेंगे, पहले एक बार हम क्वांटम नंबर्स फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि क्वांटम नंबर के बाद फिर आएगा आपके। तो क्वांटम नंबर जो हैं वो क्या होते हैं, देखिए बच्चा, क्वांटम नंबर जो हैं, ठीक है बेटे, क्वांटम नंबर, एक्चुअली क्वांटम नंबर को आप कह सकते हो एड्रेस फॉर द इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन उस पर्टिकुलर रीजन में कहाँ होगी, वो हम क्वांटम नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वांटम नंबर जो है बेटे, ठीक है, इसको एड्रेस फॉर द इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। इसकी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जैसे इसकी वैल्यूज़ L, M, N और S 4 वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है बेटा। इन वैल्यूज़ में जैसे मान लो आपको कहा जाए कि भाई आप अपना एड्रेस बताओ, तो आप क्या कहोगे, मैं इस शहर में रहता हूँ, इस शहर में मेरा ये मोहल्ला है, मोहल्ले में ये मेरा मकान नंबर है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की जो है फाइंड आउट करते हैं, इन 4 क्वांटम नंबर से लोकेशन एग्जैक्टली क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, वो निकालते हैं। अब इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, बहुत आगे यूज़फुल है, आगे सारी स्टडीज़ जो है उसमें आपने इसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर जो है, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, और बहुत यूज़ की चीज़ है बेटा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे शेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे शेल कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और शेल। जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है K शेल, L शेल, M शेल,
एन शेल, उन्हीं को हम क्या नाम से जानेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें दो चीज़ों के बारे में बताता है। एक साइज ऑफ ऑर्बिटल, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ऑर्बिटल क्या होता है, तो उसका साइज क्या होगा वो हमें यहाँ से पता लगता है, किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। दूसरा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, मतलब उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, ये दो चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बच्चों, इसकी वैल्यूज़ एन, स्मॉल एन की वैल्यूज़ 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी आप जा सकते हैं। 1 का मतलब फर्स्ट शेल, सेकंड का मतलब सेकंड शेल, थर्ड का मतलब थर्ड शेल, और जो नंबर होगा n की वैल्यू 1 है तो कहेंगे फर्स्ट शेल, 2 है तो कहेंगे सेकंड शेल, 3 है तो कहेंगे थर्ड शेल। इसी को पहले हम किस नाम से जानते थे, हम पहले इसको K L M N शेल कहते थे। ये पहले इन्हीं चीज़ों को हम क्या कहते थे, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। अब क्या है, अब 1 2 3 4 5 इस नाम से जानेंगे, फ़र्क ये हुआ बस, ठीक है बेटे। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसका यूज़ क्या है, तो इससे हम एनर्जी, वही फॉर्मूला जो हमें दिया था किसने, नील बोहर ने, वही यूज़ करेंगे। En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन क्या है, शेल नंबर, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है बेटे। तो इनकी वैल्यूज पुट करके आप क्या निकाल सकते हो, एनर्जी। दूसरा एक रेडियस का फार्मूला हमने किया था, आर एन इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड, अगेन एन शेल, जेड है एटॉमिक नंबर, पुट करके हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो साइज मिल सकता है हमें क्या मिल सकता है, हमें साइज के साथ साथ एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बच्चों इसे शेल कहते हैं, याद रखिएगा। नंबर होते हैं 1 2 3 4 इन्फिनिटी। अब इसमें अगर देखो इस तरह से प्लेस किया मैंने, यहाँ पर जैसे ये है n की वैल्यू 1 देन 2 देन 3 देन 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जैसे आप आगे जाओगे, मतलब 1 से लेकर आगे बढ़ोगे, क्या होगा, इसका साइज जो है इंक्रीज होगा, ठीक है भाई, सीधी सी बात है, आप बाहर जा रहे हो, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साथ साथ में एनर्जी भी इंक्रीज होती है। अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड की कितनी होती है, -3.4, ऐसे जाते जाते लास्ट में कितनी होती है, -0.86। तो एनर्जी जो है वो आप जैसे आगे जाएंगे इंक्रीज होती है, साइज भी बढ़ेगा और एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो ये आपका था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, K L M N शेल जिसे हम कहते थे बच्चों, ये है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद सेकंड जो है जिसे हम कहते हैं एजिमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एजिमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कहलाता है सब शेल। देखिए अब नाम ही है सब शेल, यानी कि शेल के अंदर प्रेजेंट होगा। सब शेल है, शेल का पार्ट है, ठीक है बेटे। जैसे मान लीजिए आपका जो है घर है, घर के अंदर कमरे हैं, तो आपका जो प्लॉट साइज होगा उसी के अकॉर्डिंगली साइज के आपके कमरे होंगे। तो सब शेल किस पर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली शेल पर, और शेल क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो जो एजिमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर है, इससे हमें पता लगता है शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो हम इस एजिमुथल क्वांटम नंबर से निकाल सकते हैं, ठीक है बेटे। अच्छा, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ क्या होंगी, जैसे मैंने कहा कि ये जो सब शेल हैं किस पर डिपेंड करेंगे, शेल पर। तो इसकी वैल्यूज़ जो है वो 0 से स्टार्ट होती है और हमेशा n-1 पे एंड हो जाएगा, मतलब हमेशा l की वैल्यू n से छोटी होगी, ठीक है बेटे, हमेशा l की वैल्यू n से छोटी होगी। तो इससे हमें एक इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो हम इनसे फाइंड आउट कर सकते हैं, शेप निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत काम की भी चीज़ है और इम्पॉर्टेंट भी है बच्चों। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, अगर मान लीजिए n इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। n क्या था, n था हमारा शेल, n 1 है तो उसमें l होगा 0, क्योंकि मैंने कहा था 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक जाएगी। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब आप कह सकते हो जो आपका फर्स्ट शेल है उसमें एक ही सब शेल है 0।
सेकेंड n की वैल्यू अगर 2 होगी तो l की वैल्यू हो जाएगी 0 and 1। सेकेंड शेल में 2 सब शेल होंगे, सेकेंड शेल में 2 सब शेल, थर्ड शेल में 3 सब शेल 1 2 3, फोर्थ में 1 2 0 1 2 3। तो इस तरह से जो शेल नंबर है उतने ही सब शेल होते हैं। शेल नंबर 3 सब शेल 3, शेल नंबर 4 सब शेल 4। मतलब आपका जो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाउ मेनी सब शेल प्रेजेंट इन सेकेंड शेल, तो आंसर इज 2। हाउ मेनी सब शेल प्रेजेंट इन फोर्थ शेल, आंसर इज 4। ठीक है, तो इसको लेकर फिर हमने यहाँ फॉर्मूला लिया हुआ है, ये है नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज इक्वल टू n। ठीक है, आपसे कोई पूछे सीधा आप आंसर कर सकते हैं, नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज इक्वल टू n। अब ये जो शेल हैं इनको डेजिग्नेट किया गया, इनके नाम हैं। जैसे l इज इक्वल टू 0, ठीक है, l इज इक्वल टू 0 हो तो इसे कहते हैं s सब शेल। क्या कहते हैं इसे? s सब शेल कहते हैं अगर l 0 है तो। L1 सब शेल को हम p कहते हैं, 2 को d कहते हैं एंड 3 को f कहते हैं। ठीक है, अभी तक जितने आपके पास एलिमेंट्स हैं उसमें यही सिर्फ s p d f यही सब शेल प्रेजेंट है। वैसे इसको इस तरह से भी कहते हैं, s का मतलब शार्प, p का मतलब प्रिंसिपल, d का मतलब डिफ्यूज एंड f का मतलब फंडामेंटल। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगर l की वैल्यू 0 हो तो उसे s सब शेल कहते हैं, 1 को हम 2p कहते हैं, 2 को d कहते हैं, 3 को f कहते हैं। अब देखिए जो आपके सब शेल हैं इनमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने पॉसिबल हैं, इलेक्ट्रॉन्स की लिमिट है। जैसे s है, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा नहीं, कम हो सकता है 1 हो सकते हैं बट 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे ही जो p सब शेल है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की। इसमें मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, बट 7 नहीं हो सकता, मतलब 6 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ऐसी d में अगर देखा जाए तो d में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पॉसिबल हैं एंड f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होते हैं। 14 से ज़्यादा f में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो ये इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकते, याद रखनी है आपको। अब हम बात कर रहे थे कि जो हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल के। जैसे हम बात करें, हमारे पास s है, p है, d है, f है, तो इनकी बात करें तो जो s है इसका शेप स्फेरिकल होता है। ठीक है, s का शेप स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल, जैसे यहाँ पे देखिए इस तरह का स्फेरिकल होगा। और p का शेप जो है वो डंबल होता है, इस तरह का, ये डंबल है, p का डंबल शेप होता है, जो डंबल जैसे होते हैं उस टाइप का। और उसके बाद अगर आप देखें उसका d का डबल डंबल होता है, डबल डंबल टाइप का होता है d का। और f जो है ये 8 फोल्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, 8 डंबल इस तरह से होते हैं, या इसको डिस्टॉर्टेड शेप भी कहते हैं। तो इस तरह के, हालांकि हम आगे चल के टॉपिक आपको आएगा शेप जिसमें डिटेल पढ़ना है आपने, एस और पी का शेप तो एटलीस्ट डिटेल पढ़ना है। ठीक है, एफ का शेप आपको नहीं अप टू +2, लेकिन बाकियों का है। तो ये है बेटा अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो ये क्वांटम नंबर हमारा क्या कहलाता है बेटे, इसे कहते हैं हम कौन सा क्वांटम नंबर, अजीमुथल। तो पहला हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम शेल कहते हैं, जिससे हमें पता लगता है एनर्जी एंड साइज। दूसरा हो गया बेटा हमारा अजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर, इसको सब शेल कहते हैं, इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है शेप्स हमें बताता है किसके, ऑर्बिटल के। नेक्स्ट थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है बेटा इसको m या ml से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे कहते हैं ऑर्बिटल। ये है वो ऑर्बिटल जिसकी हम बात कर रहे थे, ये क्या है, ऑर्बिटल है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है। ओरिएंटेशन मतलब जैसे जो आपका शेप डिसाइड हो रहा है उस ओरिएंटेशंस की हम बात करें, वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट होता है। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ऑर्बिटल, इसकी वैल्यूज़
एल पर डिपेंड करती है और इसकी वैल्यू माइनस एल से प्लस एल वैरी करेगी। एम की वैल्यू जो है माइनस एल से प्लस एल वैरी करती है। जैसे मान ली हमारे पास अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, क्योंकि 0 में तो माइनस प्लस हो नहीं सकता। लेकिन अगर एल की वैल्यू 1 होगी तो एम की वैल्यू -1, 0 और 1 होगी। मतलब आपका जो फर्स्ट सब शेल है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल हैं, ठीक है। जो 0 सब शेल था उसमें कितने 0 ऑर्बिटल थे। ये एक मतलब 0 मतलब 1 ऑर्बिटल काउंट होगा एल इज इक्वल्स टू 0 में। एल इज इक्वल्स टू 2 यानी कि आपका अगर एल की वैल्यू 2 है सब शेल की तो उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है बेटे। तो इस तरह से इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ और आपने याद रखनी कि हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे m इज इक्वल टू 0, ये एक ऑर्बिटल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। यहाँ पे -1, 0 और 1 3 ऑर्बिटल हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 2 6। नेक्स्ट में m इज इक्वल टू -1, -2, -1, 0, 1, 2 5 हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इन ऑर्बिटल को इस तरह से भी लिखते हैं, देखिए बेटा, जैसे s है तो उसमें ये एक ब्लॉक बनता है और एक ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। p में 3 ब्लॉक बनाते हैं, हर ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 2 6 इलेक्ट्रॉन। d में 5 ब्लॉक, f में 14, मतलब जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये अकोमोडेट कर सकते हैं उसके हाफ ब्लॉक बनाए जाते हैं, ठीक बेटा, इस तरह से। अच्छा, अब P जो है, P में जैसे हमारे पास अगर L की वैल्यू 1 है, L की 1 है तो उसे हम क्या कहते हैं? P कहते हैं। P में -1, 0, 1 तो इसको Px, Py, Pz इस तरह से स्प्लिट करते हैं। जो यहाँ पे P में 3 दिया था ना, ये तीनों -1, 0, 1 Px, Py एंड Pz कहलाता है। ऐसे ही D जो है उसके 5 थे तो dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। जो मैं आपसे कह रहा था ना कि ये हमें क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल ये है कि बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस, बिटवीन y एंड z एक्सिस, अलोंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें यहाँ से फाइंड आउट होती हैं। अब देखिए इसमें आपने देखा कि जैसे L की वैल्यू 2 थी तो इसमें ऑर्बिटल कितने थे? 5। तो जनरलाइज फार्मूला करके ये फार्मूला बनता है इसके अंदर कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब शेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 2l + 1। देखो L की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 2 + 1 3 आएगा। L के 2 पुट कर दो 2 2 4 + 1 5 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब शेल निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? 2l + 1 बनेगा, ठीक है बच्चों। ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है वो। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो है इसको हम s या फिर ms से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? एक्चुअली स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये हमें बताता है इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे अर्थ की हम बात करें, अर्थ अराउंड द सन रोटेट करती है और अपनी खुद की एक्सिस पे भी रिवॉल्व करती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है, साथ साथ अपने खुद की एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है। तो उसकी जो अपनी खुद की एक्सिस की अराउंड रिवॉल्विंग है, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। और इसको 2 नंबर दिए गए हैं, +12 एंड -12, ठीक है, एक क्लॉकवाइज के लिए और एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए। देखिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन दोनों में से एक की वैल्यू +12 होगी, एक की वैल्यू -12 होगी। एक मीन्स क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये है स्पिन क्वांटम नंबर। तो बेटा ये 4 क्वांटम नंबर थे। कौन कौन से? पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक। ये चीज़ें अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा कैसे क्या निकालते हैं। जैसे एक चीज़ और ये देखना, एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हमने जब हम बात कर रहे थे अलग अलग मॉडल्स की तब भी हमने बात की थी एंगुलर मोमेंटम की। अब यहाँ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा सर्कल में तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला ये है √L, L + 1 h/2π, ठीक है। आपको जैसे मान लिया है P का ऑर्बिटल निकालना है या आपका इलेक्ट्रॉन अगर S में है निकालना है तो आप L की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? √L, L + 1 h/2π। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है।
और पाई आपको पता ही है। अब जैसे यहाँ आपसे कहा गया कि भाई 3p में इलेक्ट्रॉन है, उसका आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। 3p में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, p मतलब l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आप 1 पुट कर दें, अंडर रूट ऑफ 1, 1 + 1 h/2 पाई, तो ये बचेगा √2 h/2 पाई। तो इस तरह से आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जिस भी शेल में वो प्रेजेंट होगा उसके लिए। ठीक है बेटे, तो और क्वेश्चंस देखते हैं क्या है, क्वेश्चंस हमारे पास हैं उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है बेटे, तो ये जो है आपको चीज़ें याद रखनी है बेटा, चीज़ें क्या क्या हैं कैसे हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल का मैंने आपको बता ही दिया था कि ऑर्बिटल क्या है, इट इज़ अ 3 डायमेंशनल स्पेस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब देखिए ये हम इसको समराइज करते हैं, जैसे n l m, n की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है तो ऑब्वियसली l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और अगर l की वैल्यू 0 होगी तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं s। ठीक है, और अगर l की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियसली m की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, तो ये देखिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1s, मतलब आगे n की वैल्यू लिख दी जाती है 1, और ये s मतलब l0 है तो 1s लिखते हैं, और इसमें इस तरह का एक ब्लॉक बनेगा क्योंकि उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। लेकिन अगर n की वैल्यू 2 है, ठीक है, अगर n की वैल्यू क्या है, 2 है, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, l की वैल्यू हो जाएगी 0 and 1। ठीक है ना, n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और 1। 0 के लिए क्या होता है s, 1 के लिए क्या होता है p। अब अगर l 0 है तो m क्या होगा, 0, l 1 है तो m क्या होगा, -1 0 1। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं 2s, क्योंकि n 2 है तो आगे 2 आएगा, और l की वैल्यू 0, ऐसे 2s से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें एक ब्लॉक होगा। यहाँ p है और इसके आगे 2 आएगा तो 2p, p में 3 ब्लॉक होते हैं, तो इस तरह से 2 ब्लॉक बनेंगे, s के लिए 1, p के लिए 3। उसके बाद अगर n की वैल्यू 3 हम ले लें, n की वैल्यू 3 लेंगे तो l की वैल्यू 0 1 2 आएगी, मतलब इसमें s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा, क्योंकि l 0 हो तो उसे क्या कहते हैं, s कहते हैं, 1 को p कहते हैं, 2 को d कहते हैं। अगर अब आपका l 0 है तो m 0 होगा, l 1 है तो m -1 0 1 होगा, l 2 है तो m -2 -1 0 1 2 होगा, तो क्या हो जाएगा 3s 3p एंड 3d। अब s में कितना ब्लॉक, 1, p में कितने 3, d में कितने 5। ठीक, इस तरह से आप फोर्थ के लिए ऐसे जा सकते हैं। फोर्थ में क्या हो जाएगा 0 1 2 3 s p d f, s के लिए 4, ये जाएगा 4s 4p 4d 4f। तो इनको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि जैसे n की वैल्यू 4 है, l 0 है तो 4s, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 1 है तो 4p, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 3 है तो इसका आ जाएगा 2 है तो 2 4d। ऐसी जो है इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, और इनमें हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कराते हैं। तो ये तो हुई बात बच्चों कैसे प्रेजेंट करना है। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे क्वेश्चंस है, देखिए क्या कहा है, हाउ मेनी सब शेल एंड ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन n = 3। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सब शेल एंड ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन n = 3। ठीक है, अगर आपको n मतलब आपको क्या दिया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n की वैल्यू क्या है 3 है, तो आपको बताना है इसमें सब शेल और ऑर्बिटल कितने होंगे। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो n = 3, सब शेल क्या होता है l, ऑर्बिटल क्या होता है m। तो अगर n 3 है तो l 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, m l 0 के लिए m 0, l 1 के। ठीक है बेटा, क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी सब शेल एंड ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन n = 3, मतलब इफ n = 3 देन फाइंड द नंबर ऑफ सब शेल एंड ऑर्बिटल। तो इसको अगर हम इस तरह से करें, देखिए हालांकि आगे डायरेक्ट फार्मूला भी यूज करेंगे, बट फिलहाल डिटेल करते हैं। तो इफ n = 3, सब शेल किसे कहते हैं, l को, l क्या हो जाएगा 0 1 2। ठीक है, n3 l हो गया 0 1 2, एंड अगर l 0 है तो m 0, l 1 है तो m -1 0 1, l 2 है तो m -2 -1 0 1 2। ये आएगा। आपसे क्या पूछा था, हाउ मेनी सब शेल, तो देयर आर 1 2 3 सब शेल। ठीक है,
and orbital 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर आर टोटल 9 सबशेल। ठीक है, अब डायरेक्ट फार्मूला क्या इसका होगा? डायरेक्ट फार्मूला ये होगा, मैंने आपसे कहा था नंबर ऑफ अ सब शेल इन अ शेल इज इक्वल्स टू एन। एन की वैल्यू क्या है? 3, एंड सब शेल कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज इक्वल्स टू एन। तो सीधा आपको आना चाहिए कि नंबर ऑफ अ सब शेल इज इक्वल्स टू 3। एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए फॉर्मूला देखिए, अगर आप डेवलप करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, आंसर इज 9। ठीक है बच्चों, तो आप डायरेक्ट फार्मूला बेस कर सकते हैं और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। दोनों तरह से याद रखिए, आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए क्लियर हो इसलिए मैं डिटेल बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे आना है, नंबर ऑफ सबशेल कैसे निकालना है। क्लियर हुई? तो 2 फॉर्मूले हो गए, एक नंबर ऑफ सबशेल के लिए, दूसरा नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये है फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन n इज इक्वल्स टू 2। इफ n इज इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल। आपका सीधा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर, मतलब 4। बट कैसे 4 आया वो देखो बेटा, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1 होगी। एंड इफ l इज 0 m 0, इफ l इज 1 m इज -1 0 1, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 2 3 4, देयर आर टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट इन n इज इक्वल्स टू 2। और वैसे भी कितने आए थे हमारे? n का स्क्वायर, मतलब सीधा क्या आ रहा था? 4। तो आप जैसे चाहें निकाल सकते हैं, बस आपको जो है चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आपके माइंड में टॉपिक क्लियर होना चाहिए, कैसे हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटे, ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, अच्छा, इन क्वांटम नंबर्स को लेकर फिर एक प्रिंसिपल आया जिसे हम कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। ये जो 4 क्वांटम नंबर्स थे इनको ही लेकर प्रिंसिपल था, जिसे हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है रिलेटेड टू क्वांटम नंबर। और वो ये है, पॉलीज प्रिंसिपल का कहना है नो 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। मतलब किसी भी एटम 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें एक्सक्लूजन जो है वो इसलिए यूज़ किया गया है कि हर इलेक्ट्रॉन की अपनी क्वांटम नंबर की वैल्यू एक्सक्लूसिव होती है, वैसी किसी और की नहीं होती। किसी और की, किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू किसी दूसरे के साथ कभी भी मैच नहीं करती हैं। ये है पॉलीज प्रिंसिपल। क्या कहता है? नो 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चों, अब कैसे देखो एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं NLMS, n की वैल्यू 1, दोनों की 1, ठीक है, फर्स्ट शेल। l की वैल्यू दोनों की 0, ठीक है, m की वैल्यू दोनों की 0, बट s क्या हो जाएगा? एक का -12, एक का +12। देखिए ऐसे ऐसे, मतलब एक एरो ऊपर बनाते हैं, एक एरो नीचे, अपोजिट, इसे स्पिन कहते हैं, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपोजिट स्पिन। तो खैर कहने का मतलब ये है, कोई भी, मतलब ये नहीं खाली ऐसी अलग होगी, m भी अलग हो सकती है, l भी अलग हो सकती है, n भी अलग हो सकती है, कोई सी भी 2 वैल्यूज, ठीक है बेटे। तो किस एक एटम में अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन सेम वैल्यू शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन कैन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। वो दोनों में अगर एक सेम ऑर्बिटल में है तो उनका स्पिन हमेशा डिफरेंट होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में है तो n की वैल्यू सेम होगी, l की सेम होगी, m की सेम होगी, बट स्पिन अपोजिट होगा, ठीक है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसकी हम बात कर रहे हैं। वैसे कोई भी आप 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उनमें कोई ना कोई एक वैल्यू डिफर ज़रूर करती है। ये है पॉलिस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो एक्सक्लूजन क्यों है, समझ में आ गया होगा आपको कि एक्सक्लूजन इसलिए है क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक्सक्लूसिव वैल्यू होती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शेल। अब आपको देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शेल, मतलब n की वैल्यू 2 है
तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला आप पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है, कि अगर आपको कहा गया हो कि शेल दिया है, आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आप सीधा फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज इक्वल्स टू 2n²। n इज नंबर ऑफ शेल, तो यहाँ पे n2 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8। अगर आप डायरेक्टली बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8, क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 2 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शेल मीन्स n इज इक्वल्स टू 2, तो 2n²। तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, बट हम अगर लॉन्ग मेथड से जाएं, जो हमारा मतलब यूज़ कर रहे हैं, देखिए n इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। अगर n 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 and 1 हो जाएगी। अब l 0 है तो m भी 0 होगा, और l 1 है तो m -1 0 1। अब अगर m 0 है तो उसे हम s कहते हैं, और m अगर l 1 है तो उसे हम p कहते हैं। s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 एंड यहाँ 2 2 2 6, तो 2 + 6 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, और वैसे डायरेक्टली फार्मूला भी आपको बताइए 2n²। अब ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं बेटा इन्हीं से रिलेटेड। जैसे पहला है नंबर ऑफ सब शेल, सब शेल मतलब l, नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज इक्वल्स टू n। अभी हम पीछे करते आ रहे हैं, नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज इक्वल्स टू n। दूसरा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल मतलब m इन अ शेल इज इक्वल्स टू सीधा क्या आएगा n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल इज इक्वल्स टू इन अ शेल 2n²। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब शेल 2l + 1, ठीक है भैया, 2l + 1। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल इज इक्वल्स टू 2 × 2l + 1, 2 × 2l + 1। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज ऑलवेज 2। ये तो फिक्स है कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन सारी देते हैं। देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको आना ही आना है क्वांटम नंबर से। कहा है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ शेल। क्या कहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ शेल, मतलब आपको n की वैल्यू 4 दी है, तो आपका सीधा फॉर्मूला है 2n²। n की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 32, 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बट इसी को अगर हम लॉन्ग मेथड से जाएं, ठीक है बेटे, अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से जाएं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो भी आप निकाल सकते हो, और शॉर्ट मेथड से भी निकाल सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी मेथड यूज़ करनी है, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको याद रहे। आप उन दोनों में से जो मर्जी यूज़ कर लो। अब जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन, क्या कहा गया है? फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच n इज इक्वल्स टू 2, m इज इक्वल्स टू 0 एंड s इज इक्वल्स टू प्लस। अब देखिए यहाँ देखिए वैल्यू डिफाइन कर दी, n l नहीं दिया है। क्या कहा है? हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन, किसके लिए? n इज इक्वल्स टू 2, m इज इक्वल्स टू 0 एंड s इज इक्वल्स टू +½ है, ठीक है। अब देखिए अगर n इक्वल्स टू 2 है तो l क्या होगा? 0 and 1 होगा। l 0 होगा तो m 0, l 1 है तो m -1 0 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा? अगर आपके पास l 0 है तो उसे हम s कहते हैं, और l अगर 1 है तो उसे p कहते हैं। ये हो गया, हमने सब में 2 इलेक्ट्रॉन ड्रा कर ली। बट हमें क्या कहा गया है कि n इज इक्वल्स टू 2 लेना है, तो n इक्वल्स टू 2 के लिए हमने ड्रॉ किया। m 0 लेना है, ठीक है। अब m 0 कहाँ होगा? m 0 तब होगा जब l 0 है, तब तो m 0 ही होगा, ठीक है। और अगर l 1 है तो इसमें एक m 0 होता है, ये जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है। -1 पहला, दूसरा 0, फिर तो एक 0 ये हो गया, एक 0 ये हो गया m का। अब इसमें भी s की वैल्यू क्या कही गई है? +½ तो अगर आप इसमें m 0 में देखें तो एक इलेक्ट्रॉन होगा +½ का, एक होगा -½ का, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक +½ का, एक -½ का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। ये केस अगर आ जाए तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आई बेटे कि आपको m डिफाइन किया था, m में भी फिर आगे s डिफाइन किया था, s +½ आपको देखना था। क्लियर हुई बात बच्चों यहाँ तक? ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि कब कैसे इलेक्ट्रॉन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच n इज इक्वल्स टू 3 एंड s इज इक्वल्स टू -½ अब देखिए n 3 दिया हुआ है और s -½ का है, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्टली बता सकता हूँ आपको कैसे,
भाई n3 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, n3 का मतलब 2n², 3 का स्क्वायर 9, 9 टू ज़ा 18, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 18। जब भी इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, मैंने आपको क्या कहा, आधे वो होते हैं जिनका प्लस हाफ होता है और आधे वो होते हैं जिनका माइनस हाफ होता है। तो अगर 18 है तो 9 होंगे प्लस हाफ वाले, 9 होंगे माइनस हाफ वाले, ठीक है। तो हमने इसलिए सीधा आंसर हम 9 बता सकते हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग वे से निकालने जाएं तो n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0, 1, 2, ठीक है। n3 है, l की वैल्यू 0, 1, 2, m की वैल्यू क्या आ गई, l 0 के लिए 0, 1 के लिए -1, 0, 1, 2 के लिए -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। अब अगर m 0 है तो s आएगा, ठीक है बेटे। l 1 है, p आएगा 2, d है 2, d है 5 आएगा। अब इसमें सब में हमने इलेक्ट्रॉन दो दो ड्रॉ कर लिया। आपसे क्या कहा गया, वो इलेक्ट्रॉन निकालें जिसकी s की वैल्यू माइनस हाफ हो। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ का होगा, एक प्लस हाफ का होगा, एक माइनस का होगा। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्लस के होंगे, 3 माइनस के होंगे। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्लस के, 5 माइनस के। तो यहाँ से 1, यहाँ से 3, यहाँ से 5, टोटल कितने 9। तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच n इज इक्वल्स टू 3 एंड मॉड ऑफ m इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए यहाँ मॉड ऑफ m इज इक्वल्स टू 1 कहा हुआ है, क्या कहा है, n3 है, n3 है, l है, मॉड ऑफ m इज इक्वल्स टू 1। तो n की वैल्यू 3 अगर होगी तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 1, 2, 0 के लिए 0, 1 के लिए -1, 0, 1, 2 के लिए -2, -1, 0, 1, 2, ठीक। अब देखिए m जो है मॉड ऑफ 1 का है, तो ये -1 है m और ये 1 है, तो मॉड है तो ये -1 ही +1 हो जाएगा। तो एक ये लेना है, एक ये लेना है। इसमें यहाँ पर ये -1 और ये 1, यहाँ भी 2 लेंगे, ठीक है बेटे। तो 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, ठीक है, 4 और अगेन 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएंगे, 4 यहाँ से। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी मॉड m की वैल्यू 1 होगी। समझ आई बात, मॉड m मतलब 1 की जहाँ जहाँ वैल्यू, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, मॉड है तो दोनों ले सकते हैं। अगर खाली m 1 कहा होता तब कितने होते भाई, यहाँ भी तब 1 होता, यहाँ 1 होता, मतलब 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन होते। लेकिन यहाँ मॉड कह दिया तो माइनस वाले भी काउंट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसे बच्चों कहते हैं क्वांटम नंबर कहते हैं। बहुत सारे इसके क्वेश्चन अभी और आगे सॉल्व होंगे जैसे हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी देखनी है क्या होती है। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार कह रहा हूँ, आगे काफ़ी चीज़ों में यूज़फुल होगा, ठीक है बेटे। तो बहुत जो है ध्यान से पढ़िए।